Good morning, everyone. A very good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, एक बार लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है। एक तो यहां से देखिएगा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। सेकंड फेज में आफ्टर सत्यम मान लीजिए, जहां पर सेबी बड़ा एक्टिव हो गया था, एमसीए ने काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आई थी, है ना, आफ्टर सत्यम 2008 के बाद। हमें पढ़ना है ये 10 साल, दैट इज 1996 और 2008 के बीच में जितनी भी कमिटीज बनी, ऑल्दो आपके पूरी तो दे भी नहीं रखी है, ये फुल फ्लेज्ड नहीं है कमिटीज, इसमें भी और भी छोटी मोटी कमिटीज और बनी, जो मेजॉरिटी जो आपके ओवरव्यू दे रखा है उसको हमने कवर किया है। राइट, तो फर्स्ट फेज में ये ध्यान रखना किस कमिटी ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है यार ये सब, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज ने बेसिकली बात करी थी बोर्ड मेकिंग पे, ऑडिट कमिटी पे, शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजिंग द कंपनी, मतलब मैनेजरियल डिसीजंस लेने में शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट रखा गया। ये बेसिकली फर्स्ट फेज का पूरा ओवरव्यू है। फर्स्ट फेज में जितनी भी कमिटीज बनी उन्होंने बात करी ऑन द बोर्ड मीटिंग, ऑन द मेकिंग ऑफ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमिटी की, अपार्ट फ्रॉम ऑडिटर वी रिक्वायर ऑडिट कमिटी एज वेल, एंड शेयर होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, ये हुआ क्यों था, स्टार्ट क्यों हुआ था, ये नीड कहां से आई, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ग्रुप्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ने इस नीड को समझा कि वी रिक्वायर सम रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमें कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए, कमिटी टाइम टू टाइम बनाई गई, किसी बहुत सारी न्यूमरस कमिटीज बनाई गई, ऐसा नहीं है कि एक कमिटी ने कुछ कहा और हमने मान लिया, इट इज नॉट लाइक दैट। हमने नारायण मूर्ति जी को बोला, कुमार मंगलम बिरला ने दी रिपोर्ट, नरेश चंद्र ने दी, एंड कोटक अभी आप देखोगे कोटक कमिटी भी बनाई गई थी, उनके अंडर भी कुछ गाइडेंस आई थी रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऐसे करके बहुत सारी है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1998, ये ध्यान रखना, फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय CII, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा कोड तैयार करे जो कि प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, हर तरीके के सेक्टर पे एप्लीकेबल हो फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्वियसली। फिर बोला गया है कि ये बेसिकली ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, हाँ बेटा ये पढ़ा दिया था, अच्छा तो याद रखने वाली चीज ध्यान रख लेना, इसमें क्या क्या हुआ था, ये याद भी करवा दिया था ना मैंने, ठीक है चलो। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी कुमार मंगलम बिरला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेबी ने अपॉइंट करा था, ये अपॉइंटिंग बॉडी थी हमारी सेबी, सेबी वाज द अपॉइंटिंग बॉडी, और इनको बोला गया था कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग, बेसिकली इशू जो इनको दिया गया था वो इनसाइडर ट्रेडिंग पे, कि आप लोग क्या कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली इस कमिटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप चेंज कर दो, कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों को चेंज करो, कंट्रोलिंग पावर और मैनेजिंग पावर दोनों सेम नहीं रखें, है ना, आप चेंज करिए बोर्ड को और मैनेजमेंट को। चलिए, ये इसका बेसिक फोकस था। इसने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए जो मैंडेटरी नेचर के थे और सेबी ने बाद में अडॉप्ट भी कर लिए थे। फिर नवंबर 2000 में रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू गवर्नेंस, एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, है ना। इस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिए, वो दो टाइप के थे, एक डिजायरेबल एक एसेंशियल। एसेंशियल इमीडिएटली अप्लाई करने थे, डिजायरेबल फेज्ड मैनर में करने थे, कि अभी कुछ फिर बाद में, मतलब ये डिजायरेबल कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपकी इच्छा है तो लगा देना, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। फिर क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, सेबी का लिस्टिंग एग्रीमेंट है, सेबी का लिस्टिंग एग्रीमेंट है,
उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐड करा गया, क्लॉज 49। बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिसमें क्लॉज 49 ऐड करा गया रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ CII कोड, सेबी ने एक कमिटी बनाई थी। सेबी ऑब्वियसली सेबी अपॉइंटेड, लिस्टिंग एग्रीमेंट है, लिस्टेड कंपनीज, तो सेबी का इन्वॉल्वमेंट होना ही है। तो सेबी अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नोन एज बिरला कमिटी। नाइनटीन 1999 में बिरला सबमिटेड द रिपोर्ट टू सेबी। बेसिकली बिरला के रिकमेंडेशंस क्या थे कि improving the function and structure of company's board, increasing disclosure to shareholders, कि फंक्शन डिसाइड करो बोर्ड का क्या काम करता है, स्ट्रक्चर डिसाइड करो मतलब कॉम्पोजिशन, एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट टू शेयरहोल्डर्स। With respect to company board, the committee made specific recommendation regarding board representation and independence. क्या बोला गया? कमिटी ने स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए कि बोर्ड क्या क्या काम करेगा, बोर्ड किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितनी बार मीटिंग वगैरह डिसाइड। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए जाते थे, मीटिंग ही नहीं होती थी, मिलते ही नहीं थे। इतनी कंपनियों के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, आप सिंगल पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे बहुत सारी कंपनीज के। अब एक लिमिट डाल दी डायरेक्टरशिप पे कि आप डायरेक्टर बन सकते हो मैक्सिमम 20 कंपनीज के, उसमें से भी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होती है ना। इस तरीके की मतलब आपके काम पे क्वालिटी इंक्रीज कर दी गई। क्वालिटी ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी कंपनियों के डायरेक्टर हो तो फिर आप हर किसी को इतना मतलब अगर इस पे लिमिट नहीं लगती तो आप क्वालिटी सर्विसेज दे ही नहीं पाओगे। इसलिए बोर्ड की मीटिंग बुलवाई गई, बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस डाले गए 173 में कि बोर्ड आपको मिलना ही पड़ेगा एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग शुड अकर इन अ ईयर एंड वंस इन एवरी क्वार्टर, ये आपको पता ही है। तो ये बोर्ड रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिपेंडेंस पे चर्चा गई। बिरला कमिटी ने बोला था बोर्ड का इंडिपेंडेंस, ये देख लो ऐसा हमारे जो अभी प्रीवियस कमिटी हमने पढ़ी उसमें बिल्कुल भी नहीं था। द कमिटी ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट कमिटी, ये तो पहले ने भी दिया था। The committee also made several recommendations regarding disclosure and transparency. Basically, इसका फोकस था डिस्क्लोजर्स पे, बोर्ड की इंडिपेंडेंस पे। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज उठाए गए। दैट इज एक कंपनी को रिपोर्ट लगानी पड़ेगी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन पे, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को। MDA रिपोर्ट बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। काफी सारे रिकमेंडेशंस मैंडेटरी थे। The companies will also be required to disclose separately in their annual return, एक रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट भी जोड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर हम बिरला कमेटी का सम अप करें तो बिरला कमेटी ने बोला है बोर्ड की इंडिपेंडेंस एंड बोर्ड रिप्रेजेंटेशंस, बोर्ड को रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, बोर्ड के फंक्शंस एंड आप ये देखिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे बहुत चर्चा की। डिस्क्लोजर में 2 रिपोर्ट सबमिट कर देना आप, MDA एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इन एनुअल रिटर्न। आपको अपनी एनुअल रिटर्न में अटैच करना पड़ेगा MDA रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। डिस्क्लोजर है ना, आप टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करिए अपने शेयर होल्डर्स को रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, काफी सारे रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नेचर के थे कि मतलब करने ही पड़ेंगे कंपनीज। फिर आते हैं नवंबर 2000 में रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट, ये हो चुका है। SEBI implemented Birla Committee's proposal less than 5 months later. अच्छा, SEBI ने इंस्टेंट इसको माना नहीं था, 5 महीने बाद इसको इंप्लीमेंट करा था। At that time, SEBI revised the listing agreement और इन देखो बिरला कमिटी ने रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस को SEBI ने 5 महीने लगा दिए इंप्लीमेंट करने में। और इंप्लीमेंट किस तरीके से करा? क्लॉज 49 ला करके उसने एक क्लॉज 49 ला दिया लिस्टिंग एग्रीमेंट में
At that time, SEBI revised the listing agreement to incorporate the recommendations of the country's new code on corporate governance. हलचल हो गई थी उस टाइम कंपनी का नया कोड, and these rules were contained in clause number 49. Very important. Clause 49, बिरला कमेटी recommendations. बिरला कमेटी को बोला गया था आप रिकमेंडेशंस दीजिए ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर बिरला कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए, सेबी ने उसको इनकॉर्पोरेट किस तरीके से किया? बाय रिवाइजिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट, और उसमें एक नया लिस्टिंग एग्रीमेंट एक क्लॉज जोड़ दिया गया, क्लॉज नंबर 49. इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक पूछ लीजिए. आपको पता है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक मतलब मेजरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इतनी बातें क्यों हुई थी? बिकॉज यूएस की कंपनीज थी दो. कोई कंपनीज का नाम जानते हैं? एक तो थी एनरॉन और एक थी टेलकॉम. इन दो कंपनीज में जबरदस्त फ्रॉड हुआ था. मतलब पूरा यूएस इंडस्ट्री, ये कंपनी मार्क पूरी हिल गई थी, सारी कंपनीज. इतना बड़ा फ्रॉड था एनरॉन और टेलकॉम. फिर यूएस ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस समझी, तब उसको ही कॉपी करते हुए हमने भी चालू कर दिया. लेकिन हमारे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने के बाद भी सत्यम हुआ है. सत्यम क्या, बहुत सारी चीजें हो ही रही है, अभी भी हुआ है. ये लेटेस्ट नीरव मोदी ले लीजिए, अपने और कौन से थे, पीएनबी में भी फ्रॉड हुआ था. ये सारे ये बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही तो है. आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो ही नहीं करते हो. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तरीके से फॉलो किया जाए ना, इतनी दिक्कतें ही नहीं है. सब मिले हुए होते हैं, राइट? कि भाई ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, मैनेजर्स इन्वॉल्व है. फ्रॉड तो ये लोग ही करते हैं. देखो इतनी बड़ी कंपनी है, एम्प्लॉय वगैरह थोड़ी करेंगे. मेजरली इनके ऊपर ही हमें एक चेक मारना पड़ता है. इसीलिए बोर्ड की इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको लगता है मैम 2 पेज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कैसे पढ़ा जाए? तो उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए आई है. कंपनीज एक्ट 2013 कितना बड़ा रिफॉर्म लेकर आया है ना. मतलब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 में भरपूर कोशिशें करी हैं टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आपको एक पता है विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म याद है आपको? कौन से सेक्शन में था विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म? विसल ब्लोइंग और मतलब भी याद होगा. 177. हाँ वेरी गुड. विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म याद है कि भाई किसी को अगर दिक्कत है ना, किसी को, तो मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारे डायरेक्टर्स में एक इनोसेंट है ना, सब इन्वॉल्व है फ्रॉड में, लेकिन एक इनोसेंट है, तो इसके पास अथॉरिटी है कि ये सीधे जाकर के रिपोर्ट कर सकता है एक कमिटी को. विजिल मैकेनिज्म भी होती है, एक विजिल मैकेनिज्म, एक विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म. ये सब विजिल मैकेनिज्म में ही आता है विसल ब्लोइंग. तो उस कमिटी को आप डायरेक्ट चेयरमैन से बात कर सकते हो रिगार्डिंग दिस. आपको याद होगा 143 सबसेक्शन 12, ये याद है 143 सबसेक्शन 12? मैम ऑडिटर से रिलेटेड. फ्रॉड रिपोर्टिंग. ऑडिटर्स, वेरी गुड. दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग. ऑडिटर को अगर पता लगता है एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का, 1 करोड़ का इसमें अमाउंट है कि 1 करोड़ से कम है, तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा. 1 करोड़ से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता करके सीधे 2 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा दे तो एनसीएलटी में कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है. ये कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन डाला है. मतलब ऑडिटर के ऊपर भी एक कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है कि अगर ऐसा फ्रॉड में है और आपके नोटिस में है तो आप बताइए, नहीं तो आपके ऊपर 447 लग जाता है. 447 जेल भी हो सकती है. पेनल्टी फॉर फ्रॉड दैट इज 447. ये सारी बातें थी ना, ये सारा कंपनीज एक्ट में आप आगे पढ़ोगे. खैर ये क्या हुआ था, ये तो कमिटीज ने देखो क्या क्या दिया, आपको याद रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. मार्च 2000 में आरबीआई की रिपोर्ट, आरपीआई रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड कोड. बेसिकली ये क्या हुआ था भाई, आरबीआई
ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। आरबीआई ने एक एडवाइजरी कमिटी बनाई थी, एडवाइजरी ग्रुप बनाया था, जिसको बोला गया था प्लीज रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। उस कमिटी, उस ग्रुप का नाम था स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड कोड। बेसिकली इसने क्योंकि ऐसे ऐसे फ्रॉड निकल के आए थे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड वर्ल्ड वाइड हो गई थी, नॉट जस्ट आवर कंट्री, इट इज रिक्वायर्ड वर्ल्ड वाइड। इसका यूनिवर्सल इम्पैक्ट हो गया था, क्योंकि फ्रॉड ही इस तरीके के हो गए थे, सबको लगने लग गया था हमारे भी ऐसी कंपनीज निकल गई। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो है कि यार कंपनी बना ली जाती है, और जैसे सत्यम ने क्या किया था, सत्यम ने बहुत सारी न्यूमरस कंपनीज बना दी थी, न्यूमरस छोटी छोटी, कोई ना ट्रिपल डिजिट में फिगर था ये कंपनीज का, 130 की लाइन में थी कोई कंपनी, 133 5 ऐसा कुछ थी, इतनी कंपनी बनाई थी उसने। और उन कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बनाई गई थी, इसके पैसे का मतलब टैक्स सेविंग। तो ये सत्यम ने भी ऐसे काम करे थे कि आप कंपनी बना तो लेते हो, आप बोलते हो मैं अलग कंपनी अलग, और बेसिकली उस कंपनी का कोई काम होता नहीं। ऐसी कंपनीज का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाता है अब तो बेसिकली कहाँ थे हम, हाँ, तो आरबीआई ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड है, ये यूनिवर्सल हो चुकी थी, है ना। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर कंट्री का इन चीजों से अफेक्टेड होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशल हिस्ट्री एंड लीगल फ्रेमवर्क। पॉलिटिकल फैक्टर्स बड़ा इंपैक्ट देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। मान लीजिए एक कंपनी है, अब आपको लग रहा होगा वही अडानी अंबानी, कितनी बार राहुल गांधी ये नाम लेता है, अडानी अंबानी का कुछ कनेक्शन है, मतलब मोदी सारे हमारे कंपनीज लॉज इनके फेवर में ही बने रहते हैं, ऐसी बहुत चर्चा होती है बार बार। तो यही है कि पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब एक कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करे या नहीं करे, कुछ फैक्टर्स पॉलिटिकली भी उनको करने नहीं देते। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आप फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं हो तो आपको लगता ही नहीं कि मैं एथिक्स फॉलो करूंगा, तो फिर आप अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। सोशल हिस्ट्री, मतलब सोसाइटी में ही आपके ऐसे ही लोग हैं, तो आप भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं फॉलो कर रहे हो। लीगल फ्रेमवर्क, हमारा लॉ, मतलब लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, कहीं कहीं जगह कुछ लूप होल्स है, हमने वो लूप होल्स पकड़े और हम काम कर रहे हैं अनएथिकली, लॉ ने भी उनको कवर नहीं कर रखा। तो ऐसी इन रीजन से भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्न होता है with keen interest shown by organizations like World Bank, Asian Development Bank, and Organization for Economic Cooperation and Development. Developed मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट दिखाया गया किसने? वर्ल्ड बैंक ने भी, हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी। तो OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ने डेवलप करे हैं अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस which are internationally recognized to serve as good benchmarks। मतलब OECD ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो इंटरनेशनली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेंचमार्क्स कहलाएंगे। वो क्या है वो हम रीड करें। OECD के प्रिंसिपल्स है ये। दे आर, पहला, द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कि हर कंपनी में, हर बैंक में, हर जगह देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, है ना। आपकी कंपनी का एक ढांचा, फ्रेमवर्क मतलब एक आउटलाइन तैयार हो और वो इफेक्टिव हो, उसका बेसिस क्या रहेगा? द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड प्रमोट, उनके हेडलाइंस, मतलब एक आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, पंच लाइन, उनकी पंच लाइन क्या होगी उस फ्रेमवर्क की, कि हमारी कंपनी ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट मार्केट, द corporate governance framework should promote transparent and efficient markets, be consistent with the rule of law, मतलब obedience of law,
clearly articulate the division of responsibilities among different supervisory, regulatory, enforcement authorities. ये फ्रेमवर्क का बेसिस होना चाहिए कि वो जो आप फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट शुड बी efficient in markets, that should be that should मतलब वो एक तरीके से प्रमोट करे ओबीडियंस ऑफ लॉ को, कि हम लॉ का पालन करेंगे. और देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुपरवाइजरी लेवल पे, रेगुलेटरी लेवल पे और अथॉरिटी लेवल पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन होना चाहिए. ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क उन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट में कि देयर मस्ट बी अ बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. हर इंटरनेशनली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए एक तरीके से. OECD ने इंटरनेशनल बेंचमार्क सेट करें फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें पहला है बेसिस ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. सेकंड है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस. मतलब आप जो ये तैयार कर रहे हो ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हर कंपनी जो अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है, उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क शुड प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स राइट, शुड फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, बचाए और फैसिलिटेट करे मतलब इंक्रीज करे इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजंस, और उनका पार्टिसिपेशन प्रोटेक्ट करे शेयर होल्डर्स के राइट को, फैसिलिटेट करे एंड पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजंस, हर कंपनी. थर्ड इन्होंने बोला देयर मस्ट बी एन इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. इक्विटेबल, माइनॉरिटी के साथ भी, मतलब माइनॉरिटी के साथ आप गलत व्यवहार नहीं करें. देयर मस्ट बी एन इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे फॉरेन हो, कोई से भी क्लास. फिर बोला कि आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसमें देयर मस्ट बी अ रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स. The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and should encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, job sustainability of financial sound enterprises. Basically, involvement of stakeholders in corporate governance. ठीक है, जिसकी वजह से they will be able to create wealth, they will be able to create jobs, they will be able to create stability in financially sound enterprises. Disclosure and transparency, इसके बारे में भी बात करें आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है ना, उस टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरी कंपनी है और OECD के प्रिंसिपल्स मैं फॉलो करना चाहती हूँ, तो मैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरा फ्रेमवर्क तैयार करूँ उसका बेसिस क्या होना चाहिए. उसमें ट्रांसपेरेंसी की बातें करें, डिस्क्लोजर्स की बातें करें, स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हो, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हो, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बातें हो, और इसके अलावा बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सब पे बातें हो. देयर मस्ट बी इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल द शेयर. ये फ्रेमवर्क है, मतलब आप OECD प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए हर कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. That the framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters including financial situation, performance, ownership and governance. क्या बोला गया है कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, आप जो फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हर कंपनी अपना अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, उसमें देयर मस्ट बी टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर. आप डिस्क्लोजर तो कर रहे हो लेकिन वो एक्यूरेट ही नहीं है, तो आप डिस्क्लोजर कर रहे हो वो टाइमली नहीं है, तो डिस्क्लोजर के साथ दो बातें आएंगी कि इट मस्ट बी ऑन टाइम एंड इट मस्ट बी एक्यूरेट. कि हम बता रहे हैं लेकिन झूठी झूठी बातें बता रहे हैं. सत्यम ने यही तो करा था. सत्यम ने जो अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट की थी, डिस्क्लोज तो करा है उसने, लेकिन गलत करा था. सारी विंडो ड्रेसिंग थी पूरी बैलेंस शीट की. तो ये ना करें, जो एक्चुअल पोजीशन है वो डिस्क्लोज करो. तो एक्चुअल होने चाहिए डिस्क्लोजर्स एंड ऑन टाइम होने चाहिए ऑन ऑल मटीरियल मैटर्स. हम छोटे मोटे नहीं है, आप मटीरियल मैटर्स डिस्क्लोज करो, जिसमें मटेरियल मैटर क्या होती है, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ओनरशिप,
एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, कि हु आर गवर्निंग। जैसे ओनरशिप स्टेक भी आप बताइए, डिस्क्लोज करें कि रिलायंस में इतना परसेंट स्टेक अंबानी जी का है, ये 49% समथिंग, इतना परसेंट किसी और का है, इतना परसेंट किसी और, इस टाइप का स्टेक आप डिस्क्लोज करें अपने शेयर होल्डर्स। Responsibilities of the board: the framework should ensure that the strategic guidance of the company, the effective monitoring of the management of the board, board's accountability to the company and shareholders। मतलब कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग भी कुछ बातें करे। क्या क्या? कि बोर्ड जो है क्या क्या काम करेगा, जिसमें एक तो स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देगा हमारी कंपनी को, मॉनिटरिंग करेगा मैनेजमेंट की। बोर्ड और मैनेजमेंट अलग होते हैं, ये पहले ही देख लिया था हमने। ये तो बिगेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जांपल है। मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना है तो बोर्ड और मैनेजमेंट को अलग करो। तो बोर्ड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देगा, बोर्ड मैनेज मॉनिटर करेगा मैनेजमेंट को, जो मैनेज कर रहा है हमारी कंपनी को, उनको उनके ऊपर भी बोर्ड रहेगा। मतलब बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर, और बोर्ड कब कब रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The advisory group on corporate governance attempted to compare the status of corporate governance in India with the internationally recognized best standards and suggested to improve the corporate governance standards in India। हमारे इस एडवाइजरी ग्रुप ने क्या किया था, जो आरबीआई ने एडवाइजरी ग्रुप बनाया था, उसने क्या किया, ये जो ओईसीडी के प्रिंसिपल्स से इनसे इंडिया के गवर्नेंस को कंपेयर किया, इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपेयर किया गया, और फिर जो भी कमियां थी उनको हाईलाइट करा। बेसिकली इसने कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इनपुट नहीं दिया। ओईसीडी के प्रिंसिपल्स को, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, उनको हमारे इंडिया के प्रिंसिपल से कंपेयर किया गया और जो भी कमियां हैं उसको हाईलाइट किया। फिर आगे बढ़ेंगे। That is April 2001 RBI report of the consultative group of directors of banks or financial institutions। फिर से आरबीआई हरकत में आ गया। आरबीआई ने अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात चर्चा की ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को बोला गया कि मेक अ कंसल्टेटिव ग्रुप एंड रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंसल्टेटिव ग्रुप, वो एडवाइजरी ग्रुप था, ये कंसल्टेटिव ग्रुप है, ये केवल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। The consultative group was set up by RBI to review, अब काम क्या था, to review the supervisory role of board of bank and financial institutions। Supervisory role of boards of bank and financial institutions, कि इसने क्या किया, रिव्यू करा कि हमारे ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, इनका रोल, इनका रिव्यू करा गया, सुपरवाइजरी रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल and to obtain feedback on the functioning of the board with respect to compliance, transparency, disclosures, audit committee, and make recommendations for making the role of board of directors more effective with a view of minimizing risk and overexposure। और इनसे फीडबैक लिया गया है ना, इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फीडबैक लिया गया रिगार्डिंग कंप्लायंस, कि आपका जो फंक्शन, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके कंप्लायंसेस क्या हैं। दैट मीन्स आप लॉ के अंडर रहते हुए क्या क्या काम करें, ट्रांसपेरेंसी, आप कितने ट्रांसपेरेंट है, डिस्क्लोजर्स कितने कर रहे हैं, ऑडिट कमिटी है या नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको रिकमेंड करा गया फॉर मेकिंग द रोल ऑफ, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफेक्टिव बने। फॉलोइंग द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एज रिकमेंडेड बाय बेसल कमिटी, और यहाँ पर बेसिस क्या रखा गया, बेसल कमिटी के रिकमेंडेशंस। एक कमिटी और थी बेसल, तो बेसल कमिटी के जो रिकमेंडेशंस थे उनको मानने, उनको फॉलो करते हुए ये चेक करा गया।
following the best international practices recommended by Basel Committee on Banking Supervision and Committee on Banking Supervision, the committee review existing framework. मतलब आरबीआई की जो एडवाइजरी ग्रुप था उसने ओईसीडी के प्रिंसिपल से कंपेयर करा और फिर इंडियन प्रिंसिपल्स, इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और फिर रिपोर्ट तैयार कर दी कि क्या क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। आरबीआई का ये जो कंसल्टेटिव ग्रुप था ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसने क्या किया, बेजल कमिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स को कंपेयर किया हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, और फिर जो भी रिव्यू रिक्वायर्ड था वो बता दिया। यहां तक क्लियर है क्या? पहले ये बताइए। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर वापस करते हैं। 2 मिनट। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के दो रिपोर्ट्स आई थी, एक तो एडवाइजरी ग्रुप की और एक कंसल्टेटिव ग्रुप की। कंसल्टेटिव ग्रुप ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग बात की थी। एडवाइजरी ग्रुप ने बेसिस लिया था
OECD के प्रिंसिपल्स को, एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ने बेसिस लिया था बेसल नॉर्म्स को, बेसल इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। December 2002, that is report of the committee Naresh Chandra on corporate audit and governance committee. It was appointed by Department of Company Affairs under the Ministry of Finance and Company Affairs. DCA से भी नहीं है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने अपॉइंट करी थी ये कमिटी। पर्पस क्या था? टू एग्जामिन वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। ठीक है भाई, इस कमिटी ने क्या क्या एरियाज एग्जामिन करे? देखो यहाँ पे ऑडिटर का बड़ा फोकस करेगा, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, द कंपनी रिलेशनशिप, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, किस तरीके से आपकी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कर देता है, कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं, ऑडिट कमिटी है तो वो करती है, क्या अथॉरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑडिट फीस, तो सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट फीस, कौन ऑडिट फीस डिटरमाइन करता है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी करती है। वैसे आपको पता ही होगा कि शेयर होल्डर्स करते हैं, उसकी फीस डिटरमाइन ऑडिटर। restriction on non-auditory fees, section 144 है शायद, prohibition on certain services, there is some prohibition कि ऑडिटर को सर्विसेज नहीं दे सकता। तो सेम बात है कि restriction on non-auditory fees, ऐसे काम जो ऑडिट नहीं है उनके लिए अगर फीस दे रही है तो उस पर restriction। Ensure that management and companies put forth a true and fair statement of financial affairs. Certification of accounts and financial statement by management and directors, ये बड़ा important है certification। इसने ही बताया था कि certification करवाइए किसका? Accounts and financial statements का by management and directors, not only auditor। auditor तो करता ही है, ऑडिटर तो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तब करता है, वो ऑडिटर रिपोर्ट को करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट और अकाउंट्स को भी सर्टिफाई करवाना पड़ेगा बाय मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर। द कमिटी इंटेंडेड टू स्टडी एंड बिल्ड अपॉन इट्स रिपोर्ट फॉलोइंग द बेंचमार्क सेट बाय सॉक्स, सार्बनेज-ऑक्सले लॉ, है ना। इसने जो रिपोर्ट दी थी, इसने बेसिस लिया था SOX, ये यूएस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट है, उसको बेसिस मान के रिपोर्ट दी, ऑडिटर से रिलेटेड है मेजरली। नरेश चंद्रा कमिटी लास्ट है। फरवरी 2003 में नारायण मूर्ति जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस, सेबी ने अपॉइंट करा था इन्हें टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। इन्होंने रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टडी किया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस 188, रिस्क मैनेजमेंट, वो एक ना रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस होता है RMA, आपके आगे आएगा यार, वैसे तो आ जाना चाहिए था लेकिन आपकी बुक में जो कवर्ड था ना डायरेक्टर्स पोर्शन, उसमें उतना ही था। तो रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में भी बात की गई थी। कोड्स ऑफ कंडक्ट, नारायण मूर्ति जी ने बताया कि देयर मस्ट बी अ कोड ऑफ कंडक्ट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड डायरेक्टर कॉम्पनसेशन। इन चीजों पे इन्होंने, इनको बोला गया था कि प्लीज डिस्कस ऑन दीज मैटर्स। इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, दैट उनका बेसिस क्या था? फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वेरीफाइबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी। इन्होंने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए वो किस बेसिस पे दिए? फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्या वो इजीली इम्प्लीमेंटेड है, वेरीफाइबिलिटी, फिर उनको वेरीफाई करना, और लास्ट में एनफोर्स करना। तो दिस वाज नारायण मूर्ति की रिपोर्ट। अभी तो नेक्स्ट है नरेश चंद्रा कमिटी की सेकंड रिपोर्ट, वो भी बच रही है, वो हम कल करेंगे। तो देखो टोटल कितना है ये देखते जाना आप। टोटल हो चुके हैं अभी हमारे 8 हो चुके हैं, टोटल 11 है, 11 या 12, 11 12 इतनी है,
इनके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आफ्टर सत्यम वाला केस, कि आफ्टर सत्यम क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए बाय सेबी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन लोगों ने बड़े मेजर अमेंडमेंट्स करे, तो वो सब देखेंगे हम आफ्टर सत्यम। फिर उसके बाद आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन जनरेशन बिजनेस, ये सब पढ़ने वाले हैं अभी। काफी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ने लायक। क्लियर रखना क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ओवरव्यू भी पता है ना। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप एग्जैक्ट लर्न करो। जैसे आरबीआई का कंसल्टेटिव ग्रुप देखे आप अपन, तो आरबीआई के कंसल्टेटिव ग्रुप ने ये सब बातें करी थी ना। आपको ये पता होना चाहिए आरबीआई के कंसल्टेटिव ग्रुप ने जो बेसिस लिया था वो बेसिल कमिटी के नॉर्म्स को लिया था और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग बात थी इसमें। तो अगर आपको इतना इतना भी पता है तो आपका काम बन जाए, ठीक है, लिख पाओगे आप। ये चीजें तो कॉमन ही है यार, हर कोई यही काम कर रहा है। इनको बेसिस, इनको बोला क्या गया है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को हैंडल करिए, और इनका बेसिस क्या रहता है कि ये ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लायंसेस, ये सब बातों पे ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉमन चीज है उसको एक बार ही मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर उधर वर्ड्स करके सब में लिखा हुआ है। बेसिक पता होना चाहिए, इस कमिटी ने इस बारे में कहा था, इस कमिटी ने इस बारे में कहा था, तो फिर यू विल एबल टू राइट एन आंसर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहीं खत्म करते हैं, बचा हुआ हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।